क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान अचानक बुरा कैसे बन जाता है? क्या सच में कुछ लोग पैदा ही गलत होते हैं, या फिर जिंदगी उन्हें उस मोड़ तक ले जाती है जहां से लौटना आसान नहीं होता? हम अक्सर अपराध को देखते हैं, लेकिन उस दिमाग को नहीं देखते जो उस अपराध के पीछे टूट चुका होता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबी प्रेरणा पर, जहां हम किताबों की कहानियों के जरिए इंसानी जिंदगी और दिमाग की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। आज की इस कहानी में हम उतरने वाले हैं एक ऐसे मनोवैज्ञानिक सफर में जो आधारित है कैरी डेन्स की किताब द डार्क साइड ऑफ द माइंड की सोच पर। यह सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो इंसानों के अंधेरे को समझने निकलता है और रास्ते में खुद भी बदल जाता है। यह कहानी आपको डराएगी नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर करेगी, क्योंकि कभी कभी असली डर बुराई में नहीं, बल्कि उस चुप्पी में होता है जिसे हमने समय रहते नहीं सुना। तो चलिए हम अपने ऑडियो बुक की जर्नी की शुरुआत करते हैं। राहुल उस सुबह बाकी दिनों से थोड़ा ज्यादा चुप था। बाहर से यह उसका एक और नॉर्मल वर्किंग डे लग सकता था, लेकिन अंदर कहीं एक हल्का सा डर और भारी सी जिम्मेदारी साथ चल रही थी। आज उसका पहला दिन था एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर, और आज ही उसे अपना पहला आधिकारिक केस मिलने वाला था। राहुल जानता था कि यह कोई आम नौकरी नहीं है। यहाँ फाइलों में सिर्फ नाम और धाराएं नहीं होती, यहाँ इंसानी दिमाग के वो हिस्से होते हैं जिन्हें लोग देखने से भी डरते हैं। राहुल उन लोगों में से था जो अपराध को दूर से देखकर फैसला नहीं करते, वह अपराध के पीछे छुपे टूटे हुए इंसान को समझना चाहता था। जब वह उस सरकारी बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ तो दीवारों का सन्नाटा अलग ही कहानी कह रहा था। यहाँ हर दरवाजे के पीछे कोई ना कोई अधूरी जिंदगी बंद थी। राहुल के हाथ में पहली फाइल आई, मोटा सा कवर, ऊपर लिखा था एक नाम, एक उम्र और नीचे कुछ शब्द, हाई रिस्क क्रिमिनल। लेकिन राहुल की नजर उस लाइन पर नहीं रुकी। उसकी नजर उस खाली जगह पर थी जहां इंसान की कहानी होनी चाहिए थी। उसे हमेशा यही खलता था कि सिस्टम इंसान को उसके सबसे बुरे काम से डिफाइन कर देता है। राहुल को इंटरव्यू रूम तक ले जाया गया। एक छोटा सा कमरा, बीच में टेबल, दो कुर्सियां और दीवार पर टंगी एक घड़ी जो बहुत तेज चलती महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सामने बैठा हुआ इंसान, जिसे दुनिया मॉन्स्टर कहती थी। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि डरावना शब्द कितना सुपरफिशियल होता है। सामने बैठा इंसान कोई फिल्मी विलेन नहीं था, बल्कि थका हुआ, टूटा हुआ और अंदर से खाली सा दिख रहा था। राहुल ने सवालों की शुरुआत नहीं की। वह जानता था कि इस तरह के दिमाग इंटेरोगेशन से नहीं खुलते। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं यहां आपको जज करने नहीं आया हूं। सामने बैठे इंसान की आंखों में पहली बार कुछ हिला। शायद भरोसा नहीं, लेकिन क्यूरियोसिटी जरूर। राहुल समझ गया कि यहीं से असली कहानी शुरू होती है। उसे एहसास हुआ कि डार्क माइंड का मतलब खून और हिंसा नहीं होता। डार्क माइंड का मतलब होता है वो दिमाग जिसे समय रहते समझा नहीं गया। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, राहुल के अंदर कुछ बदलने लगा। यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह उस सवाल का सामना था जिससे वह हमेशा भागता रहा था। क्या इंसान बुरा पैदा होता है या उसे बुरा बना दिया जाता है? उस दिन राहुल जब कमरे से बाहर निकला तो उसके हाथ में सिर्फ एक फाइल नहीं थी, उसके साथ एक बोझ था, एक रियलाइजेशन कि उसका सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि अब वह कानून और इंसानियत के बीच खड़ा था। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि फोरेंसिक साइकोलॉजी सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, यह एक इमोशनल युद्ध है। हर केस आपको दूसरों के अंधेरे में ले जाता है, लेकिन वहां से निकलते वक्त आप अपने भीतर भी कुछ टूटता हुआ पाते हैं। उस पहले दिन के अंत तक राहुल को यह साफ हो गया था कि यह कहानी क्रिमिनल्स की नहीं, बल्कि उन रास्तों की कहानी है जहां इंसान धीरे धीरे अंधेरे की तरफ खिसकता है और कोई उसे रोकने नहीं आता। यहीं से राहुल की असली जर्नी शुरू होती है। एक ऐसी जर्नी जहां हर अगला केस, हर अगला सच उसकी सोच, उसके बिलीफ्स और उसकी इंसानियत को चुनौती देने वाला है। क्योंकि असली सच्चाई हमेशा प्रेजेंट में नहीं, बीते हुए समय की परतों में छुपी होती है। अगले दिन राहुल ने उस अपराधी की बैकग्राउंड रिपोर्ट पढ़नी शुरू की। बचपन से ही कहानी में दरारें थीं। एक ऐसा घर जहां शांति शब्द कभी बोला ही नहीं गया। पिता शराब में डूबा हुआ, माँ खुद डर के साये में जीती हुई। घर में प्यार नहीं था, सिर्फ डर था। राहुल पढ़ते पढ़ते रुक गया। उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान को आज सब मॉन्स्टर कह रहे हैं, वो कभी एक डरा हुआ बच्चा भी रहा होगा।
जो सिर्फ यह चाहता था कि कोई उसे सुरक्षित महसूस करा दे। स्कूल की रिपोर्ट और भी दर्दनाक थी। बच्चा पढ़ाई में कमजोर नहीं था, लेकिन उसका ध्यान हमेशा भटका रहता था। टीचर्स ने उसे प्रॉब्लम चाइल्ड का लेबल दे दिया। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह बच्चा रात को सो पाता भी है या नहीं। क्लास में उसका मजाक उड़ाया जाता था और धीरे धीरे उसने बोलना बंद कर दिया। राहुल समझ गया कि यहीं से आइसोलेशन शुरू हुआ। जब कोई बच्चा बार बार रिजेक्ट होता है तो वह दुनिया से नहीं, खुद से कटने लगता है। राहुल जब दोबारा इंटरव्यू रूम में बैठा तो उसने इस बार सवाल नहीं, बल्कि एक कहानी रखी। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बचपन के बारे में पढ़ा। सामने बैठे इंसान की उंगलियां हल्की सी कांपी। यह पहली बार था जब किसी ने उसके क्राइम की जगह उसके दर्द की बात की। वह चुप रहा, लेकिन उसकी चुप्पी में भी बहुत कुछ बोल रहा था। राहुल जानता था कि साइलेंस भी एक कन्फेशन होता है, अगर आप उसे सुनना जानते हो। धीरे धीरे बातें खुलने लगी। उसने बताया कि कैसे हर मार, हर गाली उसके दिमाग में एक आवाज छोड़ जाती थी। एक आवाज जो कहती थी कि वह बेकार है, अनवांटेड है। राहुल को समझ आया कि ट्रॉमा सिर्फ याद नहीं होता, वह इंसान की आइडेंटिटी बन जाता है। जब किसी बच्चे को बार बार यह महसूस कराया जाए कि वह वर्थलेस है, तो बड़ा होकर वह या तो खुद को तोड़ देता है या दुनिया को। उसने बताया कि पहली बार उसने हिंसा तब की जब उसे लगा कि डराने से लोग पीछे हट जाते हैं। वह डर जिसे उसने सालों तक झेला था, वही अब उसका हथियार बन गया था। राहुल का दिल भारी हो गया। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन जरूर था। फर्क यही होता है, सिस्टम जस्टिफिकेशन ढूंढता है सजा के लिए और साइकोलॉजी एक्सप्लेनेशन ढूंढती है हीलिंग के लिए। राहुल को एक पल के लिए खुद पर गुस्सा आया। क्या हम सिर्फ क्राइम के बाद जागते हैं? क्या अगर किसी ने उस बच्चे को समय पर सुना होता तो आज ये कहानी अलग होती? उसने महसूस किया कि सोसाइटी अक्सर फायर बुझाने की जगह एशेस गिनती है, और जब तक आग बुझती है तब तक बहुत कुछ जल चुका होता है। उस दिन राहुल ने केस नोट्स में एक लाइन लिखी, दिस इज नॉट अ स्टोरी ऑफ अ मॉन्स्टर, दिस इज अ स्टोरी ऑफ नेग्लेक्ट। उसने देखा कि अपराधी की आंखों में पहली बार आंसू थे, लेकिन वह रो नहीं रहा था। शायद उसे रोना भी नहीं आता था। राहुल समझ गया कि सबसे खतरनाक लोग वे नहीं होते जो रोते हैं, बल्कि वे होते हैं जिन्हें रोना भूल गया होता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद राहुल देर तक कमरे में बैठा रहा। उसे साफ दिख रहा था कि यह केस सिर्फ कानून का नहीं है, यह सिस्टम की फेलियर, समाज की उदासीनता और भावनात्मक अज्ञानता की कहानी है। लेकिन साथ ही उसे यह भी पता था कि विक्टिम का दर्द भी उतना ही सच है। यहीं से उसका मॉरल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा था। एक तरफ वह इंसान जो अपराधी था, दूसरी तरफ वह इंसान जो कभी विक्टिम था। राहुल समझ चुका था कि डार्क माइंड किसी एक दिन में नहीं बनता। यह धीरे धीरे हर इग्नोर्ड क्राई, हर अनआंसर्ड फियर और हर अनहील्ड वुंड से बनता है। राहुल के लिए यह कहानी साफ हो गई थी कि वह सिर्फ अपराधी का एनालिसिस नहीं कर रहा, वह इंसानी टूटन की पूरी प्रक्रिया देख रहा है। और उसे यह भी एहसास हो गया था कि आने वाले हिस्सों में यह सवाल और गहरा होने वाला है। जब एक टूटा हुआ इंसान अपराध करता है तो दोष सिर्फ उसका होता है या उस सिस्टम का भी, जिसने उसे टूटते हुए देखा और फिर मुंह फेर लिया? यही सवाल राहुल को अगले सफर की तरफ धकेल रहा था। राहुल को अब साफ दिखने लगा था कि यह केस सिर्फ एक इंसान बनाम कानून नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो नियमों को इंसान से ऊपर रख देता है। जिस दिन वह कोर्ट की कार्यवाही देखने गया, उसे पहली बार महसूस हुआ कि न्याय का कमरा कितना ठंडा होता है। वहां भावनाओं के लिए जगह नहीं थी, सिर्फ फाइलें थीं, तारीखें थीं और तयशुदा प्रक्रियाएं थीं। आरोपी को हथकड़ियों में लाया गया, सिर झुका हुआ, नजरें जमीन पर। राहुल ने देखा कि कोई यह नहीं पूछ रहा था कि वह यहां तक पहुंचा कैसे। सब सिर्फ यह जानना चाहते थे कि उसे कितनी सजा दी जाएगी। सिस्टम के लिए वह अब एक केस नंबर था, एक इंसान नहीं। अभियोजन पक्ष के शब्द तेज थे, कड़े थे, और हर शब्द में यह साबित करने की कोशिश थी कि यह आदमी समाज के लिए खतरा है। बचाव पक्ष भी नियमों के भीतर ही खेल रहा था। वहां भी दर्द नहीं, सिर्फ टेक्निकल बातें थीं। राहुल के दिमाग में एक सवाल लगातार घूम रहा था कि क्या न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना है, या सच्चाई को समझना भी उसका हिस्सा है? उसे याद आया कि आरोपी ने इंटरव्यू में कहा था कि जब उसे पहली बार पकड़ा गया तब किसी ने उससे यह नहीं पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया।
बस यही पूछा गया कि उसने क्या किया। राहुल समझ गया कि यहीं से सिस्टम और इंसान के बीच की दूरी शुरू होती है। पुलिस इंटरोगेशन की रिपोर्ट पढ़ते हुए उसे और गुस्सा आया। घंटों की पूछताछ, नींद से वंचित करना, डर दिखाना ताकि कन्फेशन जल्दी मिल जाए। कन्फेशन मिल भी गया, लेकिन सवाल यह था कि क्या वह सच से निकला था या थकान और डर से। राहुल जानता था कि एक डरा हुआ दिमाग सच नहीं बोलता, वह बस दर्द से छुटकारा चाहता है। सिस्टम को कन्फेशन मिल गया और उसे लगा कि काम पूरा हो गया, लेकिन उस कन्फेशन के पीछे जो टूटन थी, जो मानसिक हालत थी, वह किसी फाइल में दर्ज नहीं हुई। कोर्ट में विक्टिम की बात हुई, उसका दर्द सही था, वास्तविक था, और राहुल यह मानता था कि विक्टिम को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन वह यह भी देख रहा था कि न्याय का मतलब अगर सिर्फ एक तरफ की कहानी सुनना बन जाए तो वह बदले जैसा हो जाता है, संतुलन नहीं रहता। जज का फैसला कानून की किताब से निकला, इंसान के दिल से नहीं। राहुल को एहसास हुआ कि कानून न्यूट्रल होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने वाले इंसान नहीं। जब सिस्टम सिर्फ रूल फॉलोइंग मशीन बन जाता है, तब एम्पैथी की जगह एफिशिएंसी ले लेती है। राहुल को अपने मेंटर की बात याद आई थी। जब सिस्टम तेज हो जाता है, तब इंसान पीछे छूट जाता है। इस केस में भी यही हो रहा था। आरोपी को सजा मिलनी तय थी, लेकिन उसके इलाज, उसकी मानसिक हालत और रिहैबिलिटेशन की कोई बात नहीं थी। सिस्टम का काम उसे अलग कर देना था, सुधारना नहीं। राहुल ने खुद से पूछा कि अगर जेल से निकलकर वह इंसान और ज्यादा टूटा हुआ लौटेगा तो समाज को क्या मिलेगा। एक और गुस्से से भरा इंसान। उसे समझ आ गया कि जस्टिस सिस्टम अक्सर फायर फाइटिंग करता है, फायर प्रिवेंशन नहीं। अपराध के बाद रिएक्शन होता है, पहले प्रिवेंशन नहीं। राहुल ने नोट किया कि कैसे मीडिया ने भी इस सिस्टम को और कठोर बना दिया था। हेडलाइंस में मॉन्स्टर, बीस्ट, डेविल जैसे शब्द थे। जनता का गुस्सा बढ़ रहा था और सिस्टम उस गुस्से को शांत करने के लिए जल्दी फैसले चाहता था। किसी को यह फर्क नहीं पड़ता था कि सच कितना गहरा है। राहुल को लगा कि यह न्याय नहीं, डैमेज कंट्रोल है। उस दिन कोर्ट से बाहर निकलते हुए राहुल ने महसूस किया कि वह पहली बार सिस्टम से डर रहा है, उस डार्क माइंड से नहीं, क्योंकि डार्क माइंड एक इंसान का होता है। लेकिन जब सिस्टम बिना सवाल किए चलने लगे, तब वह पूरे समाज का डार्क माइंड बन जाता है। राहुल जानता था कि वह आरोपी को निर्दोष साबित नहीं कर रहा, वह सिर्फ यह कह रहा था कि सिस्टम ने उसे इंसान की तरह नहीं देखा, और जब सिस्टम इंसान को नहीं देखता, तब वह गलती करता। राहुल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जस्टिस सिस्टम जरूरी है, लेकिन अगर उसमें कंपैशन नहीं है तो वह हीलिंग नहीं कर सकता, सिर्फ सजा दे सकता है। और कई बार सजा अपराध को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचा देती है। यही एहसास राहुल को अगले हिस्से की तरफ ले जा रहा था, जहां विक्टिम और क्रिमिनल के बीच की रेखा और भी धुंधली होने वाली थी। राहुल अब उस मोड़ पर खड़ा था जहां सही और गलत के बीच की रेखा साफ दिख रही थी। जिस दिन उसने विक्टिम की काउंसलिंग सेशन अटेंड की, उसके भीतर कुछ और टूट गया। सामने बैठी लड़की की आंखों में डर था, गुस्सा था, और एक ऐसी चुप्पी थी जो शब्दों से ज्यादा तेज चिल्लाती है। वह बार बार एक ही बात कह रही थी कि उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बांट गई है, घटना से पहले और घटना के बाद। राहुल यह सुनते हुए पूरी तरह उसके साथ था, क्योंकि वह जानता था कि विक्टिम का दर्द असली होता है और उसे कभी छोटा नहीं किया जा सकता। लेकिन उसी दिन शाम को जब वह आरोपी से मिलने गया, तो वही खालीपन उसे वहां भी दिखा, अलग रूप में, अलग भाषा में, लेकिन जड़ वही थी। आरोपी की आवाज में पछतावा था, लेकिन उससे ज्यादा कंफ्यूजन था। वह बार बार कह रहा था कि उसे खुद नहीं पता कि वह उस पल ऐसा कैसे बन गया। राहुल समझ रहा था कि यह बहाना नहीं है, बल्कि एक टूटा हुआ दिमाग है जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। यहीं से राहुल के भीतर मॉरल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। एक तरफ विक्टिम है जिसका भरोसा, सुरक्षा और मानसिक शांति छिन गई है, और दूसरी तरफ एक क्रिमिनल है जिसका बचपन, पहचान और भावनात्मक ढांचा बहुत पहले ही टूट चुका था। सवाल यह नहीं था कि अपराध हुआ या नहीं, सवाल यह था कि क्या इंसान सिर्फ अपने सबसे बुरे काम से परिभाषित हो जाना चाहिए। राहुल को एहसास हुआ कि समाज विक्टिम और क्रिमिनल को दो अलग अलग खांचों में बांट देता है, लेकिन असल जिंदगी में ये खांचे अक्सर आपस में मिल जाते हैं। कई बार क्रिमिनल खुद किसी पुराने क्राइम का विक्टिम होता है, और कई बार विक्टिम के भीतर भी गुस्सा और अंधेरा जन्म ले लेता है। राहुल ने देखा कि विक्टिम को इंसाफ चाहिए, लेकिन इंसाफ का मतलब उसके लिए सिर्फ सजा नहीं, बल्कि सुरक्षा और सुकून था।
वहीं क्रिमिनल के लिए इंसाफ का मतलब था समझा जाना, सिर्फ दंडित नहीं होना। राहुल खुद से पूछने लगा कि क्या एक इंसान को हील करने के लिए दूसरे इंसान को पूरी तरह खत्म करना जरूरी है। उसे लगा कि सिस्टम दोनों को अलग अलग लड़ाइयों में धकेल देता है, जबकि असल जरूरत दोनों को अलग अलग तरीकों से संभालने की होती है। विक्टिम को एम्पैथी, सपोर्ट और वैलिडेशन चाहिए, और क्रिमिनल को अकाउंटेबिलिटी के साथ रिहैबिलिटेशन। लेकिन सिस्टम के पास अक्सर पेशेंस नहीं होती। वह शॉर्ट आंसर चाहता है, लॉन्ग हीलिंग नहीं। राहुल को एक घटना याद आई, जब विक्टिम ने कहा था कि उसे आरोपी का चेहरा याद नहीं रखना, वह बस यह चाहती है कि कोई और उसके जैसा दर्द न झेले। उस एक वाक्य ने राहुल को हिला दिया। उसे लगा कि विक्टिम भी बदला नहीं चाहती, वह सुरक्षा चाहती है। वहीं आरोपी ने कहा था कि अगर उसे सही समय पर मदद मिलती तो शायद वह यहां न होता। दोनों के शब्द अलग थे, लेकिन दर्द का रंग एक जैसा था। राहुल ने महसूस किया कि मॉरल क्लैरिटी किताबों में आसान होती है, लेकिन जिंदगी में मैसी होती है। यहां कोई पूरी तरह सफेद या पूरी तरह काला नहीं होता। इंसान ग्रे होता है, परिस्थितियों से बना हुआ। राहुल अब यह समझ चुका था कि डार्क साइड ऑफ द माइंड किसी एक इंसान के भीतर नहीं होती, वह एक्सपीरियंसेस, नेग्लेक्ट, ट्रॉमा और साइलेंस से बनती है। अगर समाज सिर्फ अंतिम एक्सप्लोजन को देखे और उसके पहले के क्रैक्स को न देखे, तो यह साइकिल कभी खत्म नहीं होगी। राहुल इस नतीजे पर पहुंचा कि विक्टिम और क्रिमिनल को आमने सामने खड़ा करना आसान है, लेकिन उन्हें समझना मुश्किल। और शायद असली इंसानियत इसी मुश्किल को स्वीकार करने में है। यही सोच उसे आखिरी हिस्से की तरफ ले जा रही थी, जहां उसे यह समझ आना था कि बुरा इंसान नहीं होता, बुरा सफर होता है। इस केस के खत्म होने के बाद भी राहुल के भीतर कुछ खत्म नहीं हुआ था, बल्कि कुछ शुरू हुआ था। कोर्ट का फैसला आ चुका था, मीडिया ने अपनी सुर्खियां बना ली थी, समाज ने अपनी राय तय कर ली थी, लेकिन राहुल के मन में अब भी सवाल जीवित थे। वह अपने कमरे में बैठा था, फाइलें बंद थीं, लाइट धीमी थी, और खिड़की से आती हवा उसे बार बार उसी एक बात की याद दिला रही थी कि इंसान को समझना उसे जज करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। उसने अपने पूरे सफर को पीछे मुड़कर देखा। उसे याद आया वह पहला दिन, जब वह एक आइडियलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट था जो मानता था कि हर केस का एक क्लियर आंसर होता है। अब वह जान चुका था कि दिमाग की दुनिया में क्लियर आंसर्स कम और अधूरे सच ज्यादा होते हैं। उसे विक्टिम का चेहरा याद आया, जिसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक थकान भी, जैसे वह सिर्फ आगे बढ़ना चाहती हो। उसे क्रिमिनल की आवाज भी याद आई, जिसमें डर था, पछतावा था, और एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं था। राहुल ने महसूस किया कि अगर वह सिर्फ किसी एक को पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत ठहरा देता, तो वह भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता जो इंसानों को आसान लेबल्स में बांट देता है। उसे अब यह साफ दिखने लगा था कि बुराई अचानक पैदा नहीं होती, वह धीरे धीरे बनती है। हर अनसुनी चीख, हर अनदेखा आघात, हर बार मदद न मिलने की निराशा इंसान के भीतर कुछ तोड़ती जाती है। और जब वह टूटन किसी मोड़ पर फूट पड़ती है, तब समाज सिर्फ उस एक पल को देखता है, पूरे सफर को नहीं। राहुल ने अपने नोट्स में एक लाइन लिखी, किसी के सबसे बुरे काम से पहले उसकी सबसे लंबी चुप्पी होती है। उसे समझ आया कि अगर वह चुप्पी समय पर सुनी जाती तो शायद कहानी कुछ और होती। इसका मतलब यह नहीं था कि अपराध माफ किया जाए, बल्कि इसका मतलब था कि अपराध के पीछे की जड़ को समझा जाए, ताकि वही गलती बार बार न दोहराई जाए। राहुल अब इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि सजा जरूरी है, लेकिन अकेली सजा कभी समाधान नहीं बन सकती। बिना समझ के दी गई सजा सिर्फ डर पैदा करती है, सुधार नहीं। उसने यह भी सीखा कि एम्पैथी का मतलब किसी अपराध को सही ठहराना नहीं होता, बल्कि यह मानना होता है कि इंसान अपने काम से बड़ा होता है। उस रात राहुल देर तक जागता रहा। उसे पहली बार अपने काम का असली मतलब समझ में आया। वह सिर्फ रिपोर्ट्स लिखने या असेसमेंट्स देने के लिए नहीं था, बल्कि उन कहानियों को देखने के लिए था जिन्हें दुनिया देखने से डरती है। उसे एहसास हुआ कि डार्क साइड ऑफ द माइंड कोई अलग दुनिया नहीं है, वह इसी दुनिया का हिस्सा है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वह असहज है। राहुल ने तय किया कि वह आगे से हर केस को सिर्फ एक फाइल की तरह नहीं देखेगा, बल्कि एक सफ़र की तरह देखेगा, जहां शुरुआत, बीच और अंत सब मायने रखते हैं। उसने यह भी समझ लिया था कि हर इंसान हील नहीं होता, हर कहानी बदलती नहीं, लेकिन अगर एक भी इंसान सही समय पर समझ लिया जाए,
तो शायद एक ट्रेजेडी टल सकती है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असल ज़िंदगी में कहानियाँ कभी साफ अंत पर ख़त्म नहीं होती। लेकिन राहुल के भीतर एक क्लैरिटी ज़रूर जन्म ले चुकी थी। अब वह जानता था कि बुरा इंसान नहीं होता, बुरा सफ़र होता है। और अगर समाज उस सफ़र को समय रहते समझना सीख ले तो शायद अंधेरे को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे थोड़ा कम ज़रूर किया जा सकता है। यही इस पूरी कहानी का अंतिम सच था, और यही राहुल के सफ़र की असली शुरुआत भी। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर राहुल का सफ़र और इंसानी दिमाग का ये अंधेरा सच आपको कहीं भीतर तक छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंसान को जज करने से पहले समझना चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसी ही गहरी, सच्ची और सोच बदलने वाली कहानियां लाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुद को और दूसरों को थोड़ा ज़्यादा समझने की कोशिश करते रहिए।